देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश के हालात भी बेकाबू हैं। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को नसीहत दी है। आज एक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार से राज्य में ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की अत्यधिक कमी को देखते हुए 2 सप्ताह के लॉकडाउन सहित विकल्पों को तलाश करने को कहा है। जज ने कहा, मैं फिर से अनुरोध करता हूं, अगर हालात नियंत्रण में नहीं हैं तो 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने में देर ना करें। कृपया अपने नीति निर्माताओं को इस सुझाव को दें। हमें लगता है कि चीज़ें नियंत्रण के बाहर हो चुकी हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ, ऑक्सीजन की कमी है, कोई L1 L2 नहीं है। कागजों पर बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन ये सच्चाई यह है कि सुविधाओं की कमी है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसलिए हम हाथ जोड़कर आपसे अपने विवेक का प्रयोग करने का अनुरोध करते हैं। लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए नगर निगम से करीब 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था, लेकिन उससे काम नहीं चल सका। एक शव के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी पर जितना खर्च है, उतना ही खर्च कर्मचारी, पीपीई किट, सैनिटाइजेशन आदि पर होता है। संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार का पूरा काम नगर निगम के कर्मचारी ही करते हैं। इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाने पड़े हैं। ऐसे में शासन से 20 करोड़ रुपए की बजट की मांग की गई है। नगर आयुक्त का यह बयान ही सरकारी आंकड़ों की असलियत खोलने के लिए काफ़ी है कि लखनऊ की वास्तव में क्या स्थिति है, जहां की शमशान घाटों, बैकुंठ धाम और गुलाला घाट पर इस समय रोजाना औसतन 200 से 300 तक शव लाए जा रहे हैं। इनमें से करीब 50% संक्रमित होते हैं। संक्रमित शवों में 50 से 60 का ही अंतिम संस्कार दोनों घाटों पर बिजली से हो पाता है, शेष का लकड़ी से किया जाता है। ऐसे में करीब औसतन 200 शव का अंतिम संस्कार लकड़ी से होता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैलती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अस्पतालों में बेड तक की कमी आ गई है। ऐसे में बॉलीवुड और टीवी स्टार्स मरीजों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कई बी टाउन सेलेब्स के बाद अब टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। गुरमीत चौधरी ने आम लोगों के लिए अस्पताल खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैंने तय किया है कि मैं पटना और लखनऊ में आम आदमी के लिए अल्ट्रा मॉडर्न 1000 बेड्स का अस्पताल खोलूंगा, जिसे बाद में अन्य शहरों तक ले जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर बेहद संजीदा है। 9/11 की बैठकों में ताबड़तोड़ फैसले भी ले रहे हैं। साथ ही अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल रोजाना सूबे के हेल्थ महकमे सहित उच्च अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन भदोही जिले में हेल्थ महकमा किसी की नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि ना तो कोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ना ही सरकारी कोविड अस्पताल के जिम्मेदारों का फ़ोन उठ रहा है। भदोही जिले के हेल्थ महकमे की लापरवाही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद भाजपा के औराई विधायक व पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर की भी सीएमओ ने नहीं सुनी थी। यही हाल प्रदेश के अन्य जिलों का भी है और थक हार कर लोग अब मुख्यमंत्री सहित सूबे के अलग अलग अफसरों को ट्वीट कर गुहार लगा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यरत जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का कोरोना संक्रमण से आज पीजीआई लखनऊ में निधन हो गया। वाम सेफ के संस्थापक सदस्य रहे पूर्व राज्यसभा सांसद बलिहारी बाबू का कोरोना से निधन हो गया। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से बलिहारी बाबू की इलाज के दौरान मौत हो गई। हॉस्पिटल में बेड न मिलने की वजह से उनका घर पे ही इलाज चल रहा था। बलिहारी बाबू का आजमगढ़ यूपी के हरवंशपुर स्थित आवास पर इलाज चल रहा था। उत्तर प्रदेश के बरेली की नवाबगंज सीट से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना से निधन। यूपी के तीसरे विधायक का इस बार की कोरोना लहर में अब तक हो चुका है निधन। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कल के मतदान के उपरांत यूपी के बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन पर सरकार में हाई लेवल मंथन हो रहा है। 2 मई को मतगणना के लिए व्यवस्था पर चर्चा के उपरांत जल्द ही फैसला आ सकता है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 24,149 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 381 मरीजों की कोरोना से जान चली गई और 17,862 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती और स्वस्थ हो एक घर चले गए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 73,811 टेस्ट किए गए थे और पॉजिटिविटी रेट 32% हो गई। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहां बीते 24 घंटे में 66,358 नए केस सामने आए हैं और 895 लोगों की मौत हो गई है।
वहीं 67,752 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती और स्वस्थ हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,893 नए मामले सामने आए हैं और 236 की मरीजों की मौत हो गई। वहीं 14,434 मरीज स्वस्थ हो गए। वहीं बीते 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 15,830 नए मामले सामने आए और 14,043 मरीज डिस्चार्ज किए गए। कोरोना से 77 मौतें दर्ज की गईं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,08,855 है। कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी पकड़ रही है। यूपी में बीते 24 घंटे में 265 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही 32,993 नए संक्रमितों के मिलने के बीच में 30,398 लोग इसके संक्रमण से निजात पाए हैं। लखनऊ की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ 24 घंटे के दौरान 4,437 नए केस मिले हैं और 39 लोगों ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच में प्रदेश सरकार की टीम 11 कटघरे में आ गई है। भाजपा के मंत्री से लेकर विधायक और सांसद से लेकर सामान्य लोग भी अब टीम 11 पर सवाल उठाने लगे हैं। यही वजह है कि सत्ता पक्ष के नेताओं से लेकर विपक्ष के नेता पत्र लिखकर योगी सरकार पर हमला बोलने लगे हैं। मंत्रियों, विधायकों के निशाने पर अधिकारी योगी सरकार पर कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही हमला बोल रहे हैं। भाजपा के कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक, लखनऊ से भाजपा के सांसद कौशल किशोर से लेकर भाजपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेश भराला और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल तक सभी की उंगलियां राज्य सरकार पर ही उठ रही हैं। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनको कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता और तीव्रता का अंदाजा नहीं था। हालांकि इसका ठीकरा वे उन विशेषज्ञों पर फोड़ते हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को जानकारी देकर आगाह करना था। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण होता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ अब उच्चतम न्यायालय से लेकर कई राज्यों में उच्च न्यायालयों द्वारा जिस प्रकार से सरकार की कार्य प्रणाली पर आलोचनाएं की जा रही है, साथ ही कल अब 5 राज्यों और उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव भी निपट जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार अब अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला लेने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी जो रिपोर्ट दी जा रही है उसको देखते हुए केंद्र सरकार हो सकता है राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा करके जल्द ही पूर्ण लॉकडाउन के अपने अंतिम विकल्प की ओर बढ़ रहा है। और अगर सूत्रों की माने तो अब प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही किसी सख्त फैसले पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से भिजवाया गया ऑक्सीजन टैंकर आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंच गया। ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने से मरीजों के परिजन बेहद खुश हैं। लखनऊ के शहीद पथ पर स्थित मेदांता अस्पताल अत्याधुनिक सुविधा युक्त और अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। मेदांता अस्पताल के बहुत सारे मरीज वेंटिलेटर पर भर्ती हैं और इस दौरान ऑक्सीजन की कमी को कांग्रेस महासचिव ने महसूस करते हुए छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन टैंकर भेजा था, जो आज सुबह ही पहुंच गया। केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी करते हुए नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एक्ट को लागू कर दिया है। इस अधिसूचना के बाद औपचारिक रूप से उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार का मुखिया कहा जा सकता है। यह कानून किसी भी कार्यकारी कदम पर दिल्ली सरकार के लिए उपराज्यपाल का विचार लेना अनिवार्य बनाता है। इस नए अधिनियम के चलते अब अनिल बैजल दिल्ली के नए बॉस हैं। दिल्ली सरकार अपने आप को कानूनी शक्ति देने के लिए नए नियम नहीं बना सकती है। इसके तहत दिल्ली सरकार रोजाना के कामकाज को देखने के लिए प्रशासनिक मामलों में जांच के लिए खुद कोई फैसले नहीं ले सकती है। साथ ही किसी समिति और रोजाना के कामकाज को देखने का जिम्मा नहीं दे सकती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहाँ नेशनल हाईवे पर ट्रक और डंपर के आमने सामने भिड़ंत के बाद दोनों में आग लग गई। डंपर का चालक अंदर ही फंस गया और जिंदा जल गया, जबकि ड्राइवर का बेटा लाचार होकर पिता को जिंदा जलता देखता रहा। यूपी के हरदोई जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ ट्रक की टक्कर से बस खाई में पलट गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। संडीला कोतवाली क्षेत्र के कस्बा चौकी अंतर्गत मोहल्ला मुल्लन टोला निवासी भाई जीतू बहन की चौथी लेने बस से रिश्तेदारों के साथ मैनपुरी गया था। वापस आते समय थाना बांगर मऊ के पास ट्रक ने बस में टक्कर मार दी, जिससे बस खाई में पलट गई और 28 यात्री घायल हो गए। भारत और पाकिस्तान ने साल 2003 में हुए सीज फायर समझौते को लागू करने पर सहमति जता दी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ही इस समझौते को लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले साल अजीत डोभाल इस समझौते से पहले यूएई में पाकिस्तान के
आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से मिले थे, जिसकी जानकारी गुप्त रखी गई थी। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने पत्रकारों के साथ हुई एक मीटिंग में इस बात की पुष्टि की है कि आईएसआई चीफ जनरल हमीद और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यूएई में एक खुफिया बैठक की थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हुई बैठक कोई असाधारण नहीं थी। ऐसा अक्सर दो देशों के बीच होता रहा है। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।